हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर हमारा चल रहा है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, उसी को आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बजट एक्सपेंडिचर से कि बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है। इट रेफर्स टू बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर्स लाइक बजट रिसीट्स। बजट एक्सपेंडिचर भी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज टू टाइप्स। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहला क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिजिकल ईयर विच डजेंट क्रिएट एनी एसेट और कॉजेज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटीज। ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी, एक पर्टिकुलर फिजिकल ईयर में गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है जिससे ना तो कोई एसेट क्रिएट होती है ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस होती है। वो है वेज बिल ऑफ गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑन द सब्सिडीज। ओके जी। उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिजिकल ईयर विच क्रिएट्स एसेट, जिससे एसेट भी क्रिएट होती हैं और या लाइबिलिटी भी रिड्यूस होती है, ठीक है जी। और उसमें क्या है वो एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, और दूसरा क्या हो सकता है एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एटसेट्रा, ठीक है जी। ये खर्चे जो होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में। प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? सो प्लान्ड एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर विच रिलेट्स टू स्पेसिफाइड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द डेवलपमेंट। सरकार ने जो स्पेसिफाइड प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं डेवलपमेंट के लिए, उस पर जो खर्चा किया हुआ है वो प्लान एक्सपेंडिचर है। और असिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदद देनी है वो भी क्या चीज़ है? प्लान एक्सपेंडिचर। सो इट इंक्लूड्स बोथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बोथ रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करती है, ठीक है जी। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन सा है? ब्रॉडली ऑल एक्सपेंडिचर दैट अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। कि मतलब जो खर्चा जो प्लान नहीं है और जो रिमेनिंग है वो नॉन प्लान हो गया। स्पेसिफिकली नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू एक्सपेंडिचर ऑन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट और इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन सच सर्विसेज सच एज लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड सब्सिडीज। ओके जी। और उसके बाद है बजट डेफिसिट। सो बजट डेफिसिट ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट डेफिसिट refers to a situation when budget expenditure of the government are greater than the budget receipts। तो बजट डेफिसिट हम तब कहते हैं कि जब आपका एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर उसके एक्सपेक्टेड रिसीट से कम है तो वो डेफिसिट है, मतलब घाटे का बजट है। और इट इज़ एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड अबव टोटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो एक ही बात है ये। उसके बाद हम आगे बात करते हैं बजट डेफिसिट की। सो बजट डेफिसिट का जो फॉर्मूला वो ये आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, या यूं कह लीजिए कि टोटल एक्सपेंडिचर इज हायर देन द टोटल रिसीट्स। तो आगे हम बात करेंगे टाइप्स एंड मेजरमेंट ऑफ बजट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट की, फिर फिजिकल डेफिसिट की और फिर प्राइमरी डेफिसिट की। ये तीन तरीके के डेफिसिट होते हैं, बजट के घाटे हैं। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है। सो इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। ओके, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। और इम्प्लीकेशंस क्या हैं? बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट द गवर्नमेंट में हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स इन अ कंट्री। दिस लीड्स टू लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। इससे सरकार का सोशल वेलफेयर पे जो खर्चा होता है वो कम हो जाता है। इम्प्लीकेशन इससे क्या होंगे कि गवर्नमेंट का आपको अपना खर्चा रिड्यूस करना पड़ता है और सोशल वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज होता है। और उसके बाद दूसरा इसका इम्प्लीकेशन क्या है? द गवर्नमेंट में हैव टू रेज फंड्स फ्रॉम बोरिंग। गवर्नमेंट को बोरिंग से, उधार से पैसा अरेंज करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। दिस रेजेज लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इससे सरकार की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है एंड लोअर्स इट्स क्रेडिट वर्दीनेस। और उसकी जो रेपुटेशन है सरकार की वो मनी मार्केट में खराब होती है, इंटरनेशनल मनी मार्केट में। सो द गवर्नमेंट में बी कंपेल्ड फॉर डिस इन्वेस्टमेंट, और सरकार को फिर डिस इन्वेस्टमेंट का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। तो फिजिकल डेफिसिट है इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट। सो टोटल एक्सपेंडिचर में आपको पता है रेवेन्यू प्लस कैपिटल आ जाएगा, और यहाँ भी टोटल रिसीट में भी टोटल रेवेन्यू
रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट्स आ जाएगा. सो इनफैक्ट फिजिकल डेफिसिट इज द एस्टिमेशन ऑफ टोटल बोरिंग्स बाय द गवर्नमेंट. इट इज ऑफन कॉल्ड ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट. तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट किसके बराबर आता है? बोरिंग फ्रॉम आरबीआई, बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट बोरिंग एट होम. ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट. और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? सबसे पहला इसका इम्प्लीकेशन है कि इससे इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बढ़ता है, मतलब इन्फ्लेशन इंक्रीज होती रहती है, वो बढ़ती जाती है. बोरिंग फ्रॉम आरबीआई इज ऑफन लिंक्ड टू द इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द इकोनॉमी. दिस इज हाउ इट हैपन्स. बोरिंग फ्रॉम आरबीआई इंक्रीजेज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. इससे मनी सप्लाई तो इंक्रीज हो जाती है बोरिंग करके. इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल. और सप्लाई इंक्रीज होने से फिर क्या होता है? उसके प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल मार्केट में बढ़ जाता है. एंड अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल लीड्स टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल. और लगातार कीमतों का बढ़ना, उससे फिर क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है. ठीक है. और दूसरा है नेशनल डेट. सो नेशनल डेट का मतलब है राष्ट्र का घाटा, देश का घाटा. फिजिकल डेफिसिट लीड्स टू नेशनल डेट. इट हिंडर्स द जीडीपी ग्रोथ बिकॉज अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ द नेशनल इनकम इज यूज्ड अप टू पे द पास डेट. सॉरी. तो नेशनल घाटा तो बढ़ता ही बढ़ता है बिकॉज कि आपकी इनकम का, गवर्नमेंट की इनकम का, जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रोथ पे ना खर्च होके पुराने उधार चुकाने में ही चला जाता है. और उसके बाद है विशियस सर्कल ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ. तो ये एक ऐसा चक्रव्यूह बन जाता है कि फिजिकल डेफिसिट हाई हो जाता है जिसकी वजह से ग्रोथ कम होती है, और ग्रोथ कम होने की वजह से फिर फिजिकल डेफिसिट हाई होता जाता है आने वाले सालों में. सो कॉन्स्टेंटली हाई फिजिकल डेफिसिट लीड्स टू सिचुएशन वेयर जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स लो बिकॉज ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट. ठीक है जी. और फिजिकल डेफिसिट रिमेन हाई बिकॉज ऑफ लो जीडीपी ग्रोथ. उसके बाद चौथा पॉइंट है इसका क्राउडिंग इफेक्ट. क्राउडिंग आउट. क्राउडिंग आउट का मतलब है हाई फिजिकल डेफिसिट लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट. दिस इज द सिचुएशन व्हेन हाई बोरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स. क्योंकि ज़्यादा बोरिंग करने से सरकार के पास फंड्स की कमी हो जाती है जो कि उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को देने थे आगे इन्वेस्टमेंट के लिए. अकॉर्डिंगली ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी की रिड्यूस हो जाती है. और फिफ्थ पॉइंट है इसकी इम्प्लीकेशन का erosion of government's creditability. High fiscal deficit erodes creditability of the government in the domestic as well as the international money market. वो ये domestic as well as international money market में सरकार की रेपुटेशन खराब करती है और क्रेडिट रेटिंग गवर्नमेंट की कम होती जाती है. ओके जी. चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं अगले डेफिसिट की, वो है प्राइमरी डेफिसिट. सो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है स्टूडेंट्स? प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट. मतलब जो फिजिकल डेफिसिट हमें पहले कैलकुलेट किया है पिछले पॉइंट में, उसमें अगर इंटरेस्ट माइनस कर दो तो आपका क्या बच जाएगा? वो बचेगा प्राइमरी डेफिसिट. इसके प्रभाव क्या? इसके ज़्यादातर इम्प्लीकेशंस वही हैं जो फिजिकल डेफिसिट के हैं. ठीक है. सो इम्प्लीकेशन ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट आर सिमिलर टू दोज ऑफ द फिजिकल डेफिसिट. द ओनली डिफरेंस इज दैट द प्राइमरी डेफिसिट डजंट कैरी द लोड ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द अकाउंट ऑफ पास्ट लोन्स. क्योंकि फिजिकल डेफिसिट में पिछले लोन्स का वो नहीं आता. ठीक है. प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट हम नहीं कंसिडर करते, और प्राइमरी डेफिसिट जस्ट इंडिकेट्स बोरिंग्स एज करंट ईयर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन करंट ईयर रेवेन्यू. ठीक है जी. और उसके बाद हम आगे बात करेंगे अब बैलेंस्ड बजट और नॉन बैलेंस्ड बजट क्या होता है, अनबैलेंस्ड बजट क्या होता है. बैलेंस्ड बजट है इट इज़ द बजट इन विच गवर्नमेंट रिसीट्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो फॉर्मूले की अगर बात करें तो वो ऐसे बनेगा, गवर्नमेंट रिसीट्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो पहला क्या है? मेरिट गवर्नमेंट डजंट इंडल्ज इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. और दूसरा इट इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. इससे सरकार में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती है इकोनॉमी में, मतलब. उसके बाद इसके डीमेरिट्स क्या है बैलेंस्ड बजट के? बैलेंस्ड बजट डजंट ऑफर एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं देता, क्योंकि जितना आपने प्लान किया हुआ इनकम उतना ही एक्सपेंडिचर करोगे, या यूँ कह लो कि जितना आपका एक्सपेंडिचर है उतना ही इनकम पे आपका ध्यान है. जो ASAD के बराबर आ जाएगा, चाहे फिर वो लोअर है ही क्यों ना है. ठीक है. मतलब फुल यूटिलाइजेशन पे या लोअर अनएम्प्लॉयमेंट पे ही क्यों ना है. बैलेंस्ड बजट इज नॉट कंड्यूसिव टू ग्रोथ इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज. ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया के लिए नहीं
suitable. और unbalanced budget क्या है? So unbalanced budget is that budget in which receipts and expenditure of government are not equal. तो वो दो तरीके से हो सकते हैं, एक सरप्लस बजट, एक डेफिसिट बजट. तो सरप्लस बजट को अगर हम पहले डिस्कस करें तो सरप्लस बजट होता है, सरप्लस बजट इज इन विच गवर्नमेंट रिसीट्स आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सो बजट रिसीट्स आर ग्रेटर देन बजट एक्सपेंडिचर. और इसके मेरिट्स क्या हैं? This type of budget is desired when economy is battling inflation due to excess aggregate demand. Surplus budget plugs the inflationary gap. और surplus budget से inflationary gap को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है by lowering the level of aggregate demand. So aggregate demand is lower on account of rise in revenue collection by the government and fall in the government expenditure. ठीक है जी, इन दो तरीके से रोका जा सकता है. और उसके बाद हम अगर बात करें तो आगे डीमेरिट्स की. एज सरप्लस बजट टेंड्स टू लोअर द लेवल ऑफ एडी, इट इज नॉट डिजायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन. ये डिप्रेशन में नहीं सूटेबल. सो सरप्लस बजट रिड्यूसेस लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. ठीक है जी, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज यूज़ की है. अगर मैं ट्रांसलेट इसको हिंदी में बार बार हर लाइन को ना भी करूं तब भी इतनी सिंपल है कि आपको इजीली समझ आ जाएगा और आप इसको देख के अपने नोट्स भी बना लीजिए. चलिए सेकंड, डेफिसिट बजट. सो दिस इज द बजट इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन द गवर्नमेंट रसीट्स. सो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रसीट्स. तो मेरिट्स क्या है? डेफिसिट बजट इज द की इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द स्टेट ऑफ डिप्रेशन. According to Keynes, depression is that phase of economic activity when the level of investment is low owing to the low level of aggregate demand. Consequently, planned output is much lower than the full employment level of output. ओके जी. और उसके बाद डेफिसिट बजट क्या होता है? डेफिसिट बजट रेजेस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन टू वेज. पहला डायरेक्टली बाय वे ऑफ हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा इनडायरेक्टली बाय इंड्यूसिंग ग्रेटर एक्सपेंडिचर बाय द पीपल. ठीक है ना, कि मेरिट समझ लगे ना डेफिसिट बजट का. डेफिसिट बजट में आपके पास एक डिप्रेशन को मेनली देखा जाए तो डिप्रेशन को कंट्रोल करने का एक तरीका है. डिमांड कम है तो आप उसको बढ़ा सकते हो. ओके जी, तब आप घाटे वाले बजट को आपको बनाना ही पड़ता है, डेफिसिट बजट. ओके जी, तो चलिए अब हम इसके लास्ट में डीमेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं. डीमेरिट्स किसके? डेफिसिट बजट के. सो डेफिसिट बजट इज नॉट डिजायर्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन. ये इन्फ्लेशन में डिजायर्ड नहीं है. इट इज अ पीरियड व्हेन द एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट. ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है जब एएस फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो जाती है, पहुंच जाती है मतलब. सो डेफिसिट बजट इज अ सिचुएशन, in such situation would further increase the gap between AD and AS and consequently inflationary gap would rise and wage price spiral may set in. और wage price spiral सेट हो जाता है, बार बार कीमतें बढ़ती जाती हैं. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये टॉपिक, यह चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आप इसको देख के अपने नोट्स बना लीजिए और रिवीजन भी यहीं से कर लेना. अगली वीडियो में हम करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का. ओके जी, डन.